ओके फाइन। ओके, सो क्लास 11th में आप शुरू से पढ़ना आपको, राइट? हाँ जी सर। ओके फाइन फाइन। सो आई विल स्टार्ट विथ वेक्टर। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है काइनेमेटिक्स, ओके, और काइनेमेटिक्स को बिना वेक्टर के हम लोग नहीं पढ़ सकते, तो हम वेक्टर से ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक? सो लेट मी स्टार्ट विथ वेक्टर। देखो, वेक्टर के बारे में बहुत पहले से आप 9th क्लास से ही पढ़ते आए हो कि दैट वेक्टर, हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली। एक स्केलर कहलाता है, एक वेक्टर कहलाता है। और छोटी छोटी चीजें जानते हैं कि दैट स्केलर वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, या फिर दैट क्वांटिटीज जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वैसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, या फिर इसको यूं कह सकते हैं कि वैसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ये तो नॉर्मल सा डेफिनेशन है जो आप पहले से जानते हो। हम यहाँ पे नया क्या सीखने वाले हैं? नया यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनके पास डायरेक्शन भी होता है, उसके बावजूद वो वेक्टर नहीं कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो डेफिनेशन मैंने अभी दिया कि स्केलर के पास मैग्नीट्यूड, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों, ये कंप्लीट नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है। तो क्या ऐड करना पड़ेगा हमको? हमें ऐड ये करना पड़ेगा कि देयर आर सर्टेन लॉज, कुछ लॉज हैं जिनका फॉलो होना जरूरी है वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए या स्केलर क्वांटिटी होने के लिए। फॉर एग्जांपल, जितने भी स्केलर क्वांटिटीज आप देखते हो, चाहे वो डिस्टेंस है, चाहे वो स्पीड है, चाहे वो एनर्जी है, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं वो एल्जेब्रिकली सभी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। I can easily say that if somebody moves from one point to the other and covers a distance of 10 meter, okay, and then he again moves from second point to the third point and he covers 20 meters, and then we can say that he covered in total 10 plus 20 30 meters. इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर तुमसे कोई ये पूछे कि मेरे पास एक बॉडी है और उस बॉडी पे लेट अस सपोज आई से दैट कि इस बॉडी पे लगने वाले 3 फोर्सेस हैं, एक F1, एक F2 और एक F3, एंड इफ somebody asks कि what is the net force or the resultant force or the total, we cannot do this कि F1 plus F2 plus F3, we cannot do this। ये क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर के जो लॉज हैं वो इस चीज को परमिट नहीं करता। यानी कि द रूट थिंग इज, द फंडामेंटल थिंग इज दैट देयर आर लॉज जिसके बेसिस पे वेक्टर और स्केलर को आप बाइफरकेट कर सकते हो। एक सिंपल सी बात है कि स्केलर क्वांटिटी एल्जेब्रिक लॉज को फॉलो करती है। एल्जेब्रिक लॉज कौन से होते हैं? ये सब आप बचपन में मैथ्स क्लास में पढ़ते आए हो। कई सारे हैं, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, कई सारे लॉज हैं। एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे एल्जेब्रा के जो लॉज हैं, ये लॉज हर एक स्केलर क्वांटिटी ओबे करता है, ठीक? और वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम एल्जेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये जो डेफिनेशन हमको मिलता है, ये डेफिनेशन एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई कोई और चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि F1 plus F2 plus F3, sum of these three forces we cannot say that would be equal to net force acting on the body. Why? Because force is a vector quantity and vector quantity does not obey the scalar law or the algebraic law.
So now what would be the complete definition of vector? That is कि those quantities which which have magnitude and direction and obey the vectorial laws. This will be the perfect definition of a vector quantity, isn't it? आप मेरी बात समझ रही हैं? Yes, sir. Very good. So क्या लिखेंगे हम? Those physical quantities, PQ बोले तो physical quantities. Those physical quantity which obey vectorial laws and has magnitude and direction. Called as वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करें? व्हाट इज द मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी? देखो, अच्छा, मैथमेटिकल से पहले आपको सिंबॉलिक दिखा देते हैं। सिंबॉलिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसी भी वेक्टर को, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल, इफ आई से फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, देन फोर्स का सिंबल अगर F है तो F को हम डार्क कर देंगे तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी लेटर अगर डार्कर है तो मतलब कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। या इसको हम क्या करते हैं, इसके सिंबल के ऊपर एक एरो लगा देते हैं। एरो का डायरेक्शन हमेशा राइट हेडेड होना चाहिए। राइट हेडेड बोले तो राइट हैंड साइड में इसका एरो का हेड होना चाहिए, यानी कि वी कैन नॉट से एफ और इसका उल्टा ऐसा। और ये जो एरो है वेक्टर के डायरेक्शन को बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करता, ये इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, बस ये दिखाता है कि वेक्टर क्वांटिटी। लेट अस सपोज आई से कि दैट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं तो p के ऊपर एरो लगा देंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। या फिर इसको हम डार्क कर देंगे तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इफ आई से वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज है उनके सिंबल के ऊपर एरो लगा दीजिएगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इसको या तो इसको डार्क कर दीजिए। जनरली डार्क आपको नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा करके एरो वाला ही मिलेगा। ठीक है बच्चे, Yes, sir. एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको आप ए के ऊपर एरो लगा दीजिए या फिर ए को डार्क कर दीजिए, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने कुछ इंट्रोडक्शन वेक्टर का पढ़ा है पहले कभी या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? जी सर, पढ़ा है। वेक्टर का इंट्रोडक्शन तो पढ़ा है सर। अच्छा, पढ़ा है, ओके ओके, इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ओके। अब वेक्टर को आप ग्राफिकली कैसे दिखा सकते हो? हाउ कैन यू रिप्रेजेंट ग्राफिकली? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, एक एरो बनाते हैं and the length of the arrow represent length of the arrow represents the magnitude of the vector quantity, ठीक, and the direction, ठीक, direction of this arrow gives you direction of vector quantity, या उस वेक्टर की दिशा बताता है। ठीक, दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली। ठीक है, मान लेते हैं इस एरो का जो नाम है, कुछ नाम दे दो, मान लो सपोज इसको मैं ए बी कह लेता हूं। ठीक है, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा ए बी और इसको ऊपर एक एरो।
अगर ऐसा होता कि इसका डायरेक्शन कुछ यूं होता और ये ऐसा होता, ठीक है, तो मैं क्या इसको ऐसा लिखता? नहीं लिखता कभी भी। एरो हमेशा राइट हेडेड ही रहेगा, एरो हमेशा राइट हेडेड ही रहेगा, ठीक है। इसको बेटर टू राइट बी, बी टुवर्ड्स ए, वी आर गोइंग फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए, ओके। Yes, sir. फाइन, right, very good. Now see, what is the mathematical aspect of vector? देखो, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अगर मैं एक लाइन से वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो एक लाइन के पास कोई फिक्स मैग्नीट्यूड नहीं है, एक लाइन के पास कोई फिक्स मैग्नीट्यूड नहीं है और ना ही कोई फिक्स डायरेक्शन है, तो एक लाइन से वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर मैं किसी लाइन सेगमेंट से वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा मैथमेटिकली, तो लाइन सेगमेंट हैज गॉट टू एंड पॉइंट्स बट इट हैज नो डायरेक्शन, सो इसके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अच्छा, वेक्टर को अगर मैं किसी रे से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो रे का एक फिक्स मैग्नीट्यूड है और एक फिक्स्ड रे का एक फिक्स एंड पॉइंट है, दूसरा इसका एक फिक्स डायरेक्शन है, लेकिन क्या कंप्लीट मैग्नीट्यूड होगी ये हमको नहीं पता, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में एक्सटेंड होता चला जाएगा, तो इसके पास कोई फिक्स मैग्नीट्यूड भी नहीं है और एक फिक्स डायरेक्शन है, तो ये भी एक दिस इज आल्सो कैन नॉट बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वेक्टर, ठीक। सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर? द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अगर कोई लाइन सेगमेंट मेरे पास है, लेट अस सपोज दिस इज of 10 centimeter length, let us suppose this is AB, and if we give the direction that this AB line is measured from A to B, A to B, if I say that this is measured from A to B, so it would be having a perfect direction from A to B and its magnitude is 10 centimeter, so इसके पास एक fixed magnitude भी हो गया और एक fixed direction भी हो गया, so this is the way to represent a vector mathematically. So a vector is represented graphically by an arrow. A vector is represented symbolically by writing, by putting an arrow on the symbol, and a vector is represented mathematically by a directed line segment. Is this clear? Yes, sir. Okay. अब क्या है कि जब वेक्टर क्वांटिटीज को हम फिजिक्स में डील करते हैं तो कई बार हमें वेक्टर को वेक्टर से ऐड करना पड़ता है, वेक्टर को वेक्टर से सबट्रैक्ट करना पड़ता है, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई या वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड करना पड़ता है। सो इन दैट केस हाउ कैन वी डील विद दैट एडिशन या सबट्रैक्शन या डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज यूनिट वेक्टर। देखो, वेक्टर के अनेक टाइप है, वेक्टर बहुत टाइप के होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, बहुत सारे होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल, नेगेटिव, कोलिनियर, इक्वल वेक्टर, बहुत सारे अनेक टाइप के वेक्टर्स हैं, हमें उसमें जाना नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हमें समझना, देखो बच्चे, यूनिट वेक्टर का नाम से क्लियर है, यूनिट, यूनिट बोले तो वन, यूनिटी, यूनिट बोले तो यूनिटी, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, एक ऐसा वेक्टर, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन, a vector having magnitude 1, magnitude unity and has a fixed direction, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसकी दिशा फिक्स हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर, यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक।
अब लेट अस सपोज आई हैव अ वेक्टर क्वांटिटी, मान लो मेरे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है और लेट अस सपोज कोई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, and if that force is acting towards east direction, okay, and if I say that I need to make this vector as unit vector, मुझे इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है, क्या करना पड़ेगा बच्चा? क्या नाम है आपका? सर इनसिया। इनसिया। क्या करना पड़ेगा बेटा? इसको, इस वेक्टर को मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है। इफ आई हैव अ वेक्टर दैट इज F is equal to 5 Newton due east, a force is acting on a body of magnitude 5 Newton in the east direction. How can we find the unit vector? सर बाय डिवाइडिंग वेक्टर क्वांटिटी बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हाँ, यानी कि 5 न्यूटन से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ना हमारा काम। यस एग्जैक्टली। तो अगर मैं इस वेक्टर f को स्केलर f से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा बेटा? 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट अपॉन 5 न्यूटन ओनली। ये कैंसिल, क्या बचा? सिर्फ डायरेक्शन, तो दिस इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। So if we are in search of to find the unit vector, what we will do, we will divide the vector by its magnitude, या divide the vector by its scalar form, we get the unit vector. Okay, so unit vector को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं सिंबल। लेट अस सपोज फोर्स का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो सिंबल ले लेंगे F और इसके ऊपर कैप लगा लेंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई भी वेक्टर मेरे पास A है तो उसके ऊपर एक कैप लगा लेंगे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। एरो नहीं लगाएंगे, कैप लगाएंगे। कैप स्पेसिफिकली यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, सो ए कैप विल बी इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय स्केलर ए। एनी वेक्टर, अगर कोई वेक्टर मेरे पास बी है या पी है, कोई भी वेक्टर सिंबल कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर लेट सपोज आई है वेक्टर बी, सो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन स्केलर बी। और ये जो फॉर्मूला है ये हमें इस बात का भी इस बात को भी इंडिकेट करता है दैट कि एनी वेक्टर कैन बी calculated by multiplying the scalar form of a quantity into its unit vector. अगर मुझे किसी स्केलर को वेक्टर बनाना है तो उस स्केलर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगा। लेट अस सपोज एक लाइन है, लेट अस सपोज एक मेजरमेंट लिया मैंने और ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो अगर ये इसका हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, मुझे इसका वेक्टर बनाना है तो क्या करूंगा? इस डायरेक्शन में मेजर होने वाली जो यूनिट वेक्टर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लो इस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर, मान लो कोई भी यूनिट वेक्टर ए कैप है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए विल बी इक्वल टू 10 इंटू ए कैप। 10 इंटू ए कैप। आप समझ रहे मेरी बात इनसिया? यस सर। वेरी गुड। मैं भी सिंपलर चीजें बता रहा हूं आपको जो बेसिक है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इतना पढ़ा है तो आपको यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर भी पता होगा कि कुछ यूनिट वेक्टर्स हम यूनिवर्सली यूज करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। ठीक, जैसे आप कार्टेशियन प्लेन यूज करते हो, उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आपने कन्वेंशनली मान लिया है। हाँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है, और जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है वो जेड एक्सिस है। आपने कन्वेंशनली ऐसा माना हुआ है। एग्जैक्टली उसी कन्वेंशन को यहाँ पे यूज करते हैं। और एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स ये है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और ये है नेगेटिव वाई डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन के अलोंग हम कुछ यूनिट वेक्टर्स कन्वेंशनली मान लेंगे। एक्स के अलोंग जो भी दिशा होगी, उस जो भी वेक्टर होगा उसको हम आई कैप के फॉर्म में लिखेंगे। आई माइनस एक्स के अलोंग हम माइनस आई लिखेंगे, और y के अलोंग प्लस y के अलोंग हम जे कैप लिखेंगे, और माइनस y के अलोंग माइनस जे कैप लिखेंगे।
यहां पे अगर ये z एक्सिस भी होगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अंदर की तरफ, मान लीजिए प्लस के कैप और ये माइनस के कैप, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन टेक द यूनिट वेक्टर्स यूनिवर्सली। ओके, लेट अस सपोज कोई बॉडी है और उसी यहीं पे एग्जांपल देखिए, लेट अस सपोज कोई body है and F, okay, and we are applying the force of 10 Newton. Since this force is acting along positive x-axis, so we can say that वेक्टर, देखो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, स्केलर फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई बोले तुम इसका वेक्टर फॉर्म लिखो, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से यूनिट वेक्टर के अलोंग है। तो हमने देखा कि ये आई एक्सिस के यानी कि पॉजिटिव एक्स के अलोंग है, तो हम इसको लिखेंगे वेक्टर F इज इक्वल टू 10 आई कैप। आप समझ पा रही है बच्चे? यस सर। वेरी गुड, इतनी बात अगर समझती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम लोग वेक्टर कैलकुलेशन के ऊपर। हाउ कैन वी कैलकुलेट द वेक्टर, हाउ कैन वी डू कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन वेक्टर। ऑपरेशन ऑफ वेक्टर, ठीक। सबसे पहले हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। अच्छा, उसके पहले एक चीज और जानिए कि हाउ कैन वी टेक द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बोलिए, इनसे आपको पता है ये बात कि वेक्टर के बीच में एंगल कैसे लेते हैं। लेट अस सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट अस सपोज एक वेक्टर ये है, लेट अस सपोज दिस वेक्टर इज वेक्टर ए, ओके, और एक दूसरा वेक्टर यहाँ पे है वेक्टर बी, ठीक, और ये इनके बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री, ठीक। बोलिए बेटा, वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है 120 व्हाट डिग्री इज द एंगल बिटवीन द, आर यू श्योर? सर। स्मॉलेस्ट एंगल वी आर टेक यू ना। श्योर? स्मॉलेस्ट एंगल वी टेक, कौन सा स्मॉलेस्ट? सर 120 इज द स्मॉलेस्ट। ओके, आर यू श्योर? सी, देखो एंगल के लिए एक फंडामेंटल है, क्या है सर कि हेड टू वेक्टर्स के टेल एंड बीच में ऑल राइट। नहीं, वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा टेल टू टेल लेते हैं, हेड टू टेल कभी नहीं, हमेशा टेल टू टेल। टेल से टेल मिला, ताल से ताल मिला, सुना था ना सॉन्ग, वैसे यस यहाँ सर पे यस। टेल, हाँ टेल से टेल मिला, ओके। तो वेक्टर की खास बात यह है कि वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे अ वेक्टर, क्योंकि मुझे लगा कि शायद आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट पता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बढ़ गया आगे। अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली एनीवेयर, पैरेलली, बस ध्यान रहे कि डायरेक्शन चेंज ना हो और मैग्नीट्यूड एरो का लेंथ चेंज ना हो, ठीक है। मेक श्योर दैट the length and direction of arrow should not change, ठीक। तो अब क्या है कि वेक्टर के बीच में एंगल बताने के लिए टू
एंगल बिटवीन वेक्टर्स, व्हाट डू वी डू, टेल से टेल मिला, दैट्स इट। बस ये फंडामेंटल याद को, टेल से टेल मिला। तो अब क्या करेंगे, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, और टेल से टेल मिलाएंगे तो एंगल मिलेगा। ठीक है, अब क्या करें, एंगल बिटवीन इज 60 देन। हाँ, अब क्या करेंगे, बी को अगर मैं आगे शिफ्ट कर दूं, एरो लेंथ उतना ही और डायरेक्शन भी वही सेम। ठीक, तो अब देखो ये टेल मिल गया, वेक्टर बी यहां पहुंच गया, अब ये टेल मिला और ये एंगल कितना होगा, स्ट्रेट एंगल 180 होता है और ये 120 है, तो ये 60 डिग्री। सो 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स ए एंड बी। आप समझ गई बात अब? तो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा टेल से टेल लेते हैं, कभी भी हेड से टेल या टेल से हेड के बीच में या हेड से हेड के बीच में नहीं होगा। ओके, जैसे मान लो एक और छोटा सा सवाल पूछता हूं कि एक वेक्टर यहां पे है और एक वेक्टर यहां पे है, ठीक, और अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो वेक्टर्स के बीच में एंगल बताइए, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, जल्दी बोलिए बेटा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, कम ऑन। सर इसको पहले शिफ्ट करेंगे। हाँ, शिफ्ट करना पड़ेगा ना आपको। यस सर। तो वेक्टर ए को शिफ्ट कर लीजिए आगे की तरफ, ये वेक्टर ए का टेल यहां पहुंच गया, अब वेक्टर बी को भी शिफ्ट कर लीजिए आगे की तरफ, वेक्टर बी का भी टेल पहुंच गया यहाँ पे, ये वेक्टर ए अब हो गया, वेक्टर बी अब हो गया। अब बोलिए एंगल कितना है ये, बोलिए, यही एंगल होगा ना वेक्टर्स के बीच में। यस सर, 60 डिग्री है ये भी। नहीं, ये 50 है ना, अच्छा, तो यस वर्टिकली सर, अपोजिट, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। यस सर, ठीक है। हाँ वर्टिकली अपोजिट, यस सर, यस सर। इत्तेफाक से यहाँ पे इक्वल हुआ, बट टेल है ना, हमेशा टेल से टेल मिला के एंगल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम उसको यूज करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर में, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया, मुझे याद आया। एनीवेज चलो बेटा, तो हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पहले सीखना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब वेक्टर को ऐड करते हैं, जैसे मान लो लेट अस सपोज आप 10 मीटर चले पहले, फिर 20 मीटर चले, फिर 5 मीटर चले, तो अगर तुमसे कोई पूछे तो क्या पूछेगा, टोटल लेंथ या नेट लेंथ या रिजल्टेंट लेंथ, जो भी है, ये सारे वर्ड्स यूज, इफेक्टिव लेंथ, ये यूज किए जाते हैं सारे वर्ड्स क्वेश्चन के अंदर। ठीक, तो जब वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो क्या चीज होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्या होगा बेटा, वो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स विल ऑलवेज गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर। क्या मिलेगा आपको, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। एडिशन एंड subtraction of two vectors gives you रिजल्टेंट वेक्टर। मेरे पास एक वेक्टर ए है, मेरे पास एक वेक्टर बी है, ठीक, अब इन दो वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या मिलेगा हमको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद, हमें नेट वेक्टर मिलेगा या रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो वेक्टर आर बोले तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ए प्लस बी। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। और अगर 5-6 वेक्टर्स होते तो सबको ऐड कर देते, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबको ऐड कर देते वेक्टर फॉर्म में, तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर फॉर्म मिल जाता, जिसमें आपको कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास वेक्टर ए समथिंग आई जे के फॉर्म में, वेक्टर बी समथिंग आई जे के फॉर्म में, वेक्टर सी समथिंग आई जे के फॉर्म में, कोई पूछे रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, क्या करना, तीनों को ऐड कर देना। लेट अस सपोज समबडी आस्क कि मेरे पास एक वेक्टर ए है,
जिसका वेक्टर फॉर्म है समथिंग 2i कैप प्लस 3j कैप। वेक्टर बी आपसे कोई पूछे कि वेक्टर बी जो है वो है -i कैप प्लस 8j कैप। वेक्टर सी जो है वो है 7i कैप और -2j कैप। ठीक, अब पूछे रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करो। ठीक, तो नाउ हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर 2 - 1 + 7i cap r इज इक्वल एग्जैक्टली 2 - 1 + 7 बोले तो 8i कैप और 8 3 11 - 2 9j कैप हो गया। दैट्स इट। प्रॉब्लम कहां पे होती है जब हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले। So to find the magnitude of this resultant vector, we have certain laws. ठीक, ओके बच्चे? Yes sir. हाँ, so to find the magnitude of resultant vector, we have certain laws, and the first law is parallelogram law. ठीक, तो कुछ लॉज हैं इन मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए। कौन सा लॉ है? पहला लॉ है पैरेललोग्राम लॉ। नाम से क्लियर समझ में आता है कि कुछ पैरेललोग्राम जैसी शक्ल बनेगी। ठीक है, Yes sir. हाँ, पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि इफ टू वेक्टर्स if two vectors are represented by any two sides of a parallelogram, then their resultant vector is represented by the diagonal, by the co-initial diagonal, co-initial diagonal of the parallelogram. If we have two vectors और दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर मुझे फाइंड करना है तो मैंने इजीली बताया पीछे कि a + b कर दो। लेकिन अगर उसका मैग्नीट्यूड बताना है तो क्या करेंगे? उसका मैग्नीट्यूड बताना है रिजल्टेंट वेक्टर का। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर कहां पे होगा ये बताना है तो क्या करोगे? सिंपल कि उस एक डायगोनल खींच दो पैरेललोग्राम का, जो डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। उसके मैग्नीट्यूड बतानी है, उसकी डायरेक्शन बतानी है, उसके लिए हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस सपोज we have two vectors, क्या दिक्कत है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ठीक, ये पैरेललोग्राम के दो साइड्स हैं, बाकी दो साइड्स को मैं ऐसे ही डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ। ठीक, एक वेक्टर आपका जो ये है, लेट अस सपोज
this vector is vector A and this vector is vector B. ठीक, these vectors are representing the diagonal two sides of a parallelogram. एक्चुअली बुक में देखोगे तो लिखा होता है टू एडजेसेंट साइड्स, तो एक ही बात है, एडजेसेंट साइड्स ही हम यहाँ पे देखते हैं। और दोनों वेक्टर्स को इनिशियल होनी चाहिए, को इनिशियल बोले तो दोनों का इनिशियल पॉइंट, दोनों का टेल एक दूसरे से मिलना चाहिए। ठीक, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो को इनिशियल डायगोनल होगा। को इनिशियल का मतलब क्या है कि डायगोनल तो आपका ये भी हो सकता है और डायगोनल ये भी हो सकता है। को इनिशियल बोले तो जो इन दोनों के इनिशियल पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है, ये पैरेललोग्राम का लॉ है। दिस वुड बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। ओके, इसको वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करेंगे हम। सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विल बी इक्वल टू वेक्टर आर। इसमें कोई शक की बात नहीं है। सवाल क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे बताएंगे हम? डायरेक्शन बोले तो यहाँ पे एंगल से डायरेक्शन बताते हैं, है ना। अगर मुझे वेक्टर आर का एंगल पता हो वेक्टर ए से या वेक्टर बी से, तो हम डायरेक्शन परफेक्टली बता सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने कहा कि ए और बी के बीच में एंगल 60 डिग्री है, और मैं ये कह दूं कि आर का एंगल 20 डिग्री है वेक्टर ए से, इसका मतलब ये है कि उसका परफेक्ट डायरेक्शन आपको मालूम पड़ गया, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं वेक्टर आर का एंगल निकाल देता हूं किसके साथ, वेक्टर ए के साथ, इसको मैं अल्फा कह लेता हूं एंगल को, और ए और बी के बीच में एंगल को मैं थीटा कह लेता हूं। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना है। कैसे होगा, क्या होगा, देखो। इस केस में थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इसको मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। ज्वाइन क्यों करता हूँ? क्योंकि एरिया निकालूंगा ट्रायंगल का। एरिया के लिए हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए होता है। Sir, proof I know. You know the proof? Yes, sir. Oh, fine, very good. क्या आएगा बताओ, रिजल्टेंट क्या आएगा? R is equal to under root A square plus a B square square plus plus b 2AB square cos plus theta. 2ab cos theta. Very good, very good, absolutely correct. और tan अल्फा कितना आएगा बेटा, बोलो। Sir, B cos theta upon A plus B sin theta. नहीं, हाँ, b sin theta. B sin theta upon A plus B cos theta. इसमें कंफ्यूजन होती है ना, याद कैसे रखें? सर वो साइन और अब कॉस जैसे में आप, हो। हाँ, जैसे आप 3 बार अभी कंफ्यूज कर गई ना, तो मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ कैसे याद रखो। देखो, आप tan फाइंड कर रहे हो ना, tan तो फाइंड साइन कर रहे हो अपॉन ना, कॉस। यस सर, हाँ, यस तो सर। एग्जैक्टली हमेशा साइन अपॉन कॉस। ओके सर। इसमें एक और कंफ्यूजन होती है कि b साइन थीटा या a साइन थीटा। यस सर। हाँ, तो इसके लिए आप लॉजिक क्या याद रखो कि वेक्टर r का एंगल मैंने किसके साथ लिया है? a के साथ लिया है ना। जिसके साथ एंगल लेंगे वो हमेशा तन्हा रहता है। ओके सर। और दूसरा वाला जो जो गैर था वो अपना बना बैठा हुआ है, वो b साइन थीटा और b कॉस थीटा, वो बार बार आएगा, है ना। अगर मैं कह दूं यहाँ पे कि वेक्टर r और वेक्टर b के बीच में एंगल मान लो अल्फा है, या मान लो बीटा, चलो कोई और एंगल है, बीटा ले लो। तो अब यहाँ पे तुम लिखोगे tan बीटा इज इक्वल टू किसके साथ एंगल है? b के साथ एंगल है ना। तो A हाँ, आ तो जाएगा। a साइन थीटा एग्जैक्टली अपॉन b प्लस a कॉस थीटा। तो जिसके साथ एंगल आपने कंसीडर किया है वही एंगल का tan निकाल रहे हो, तो हमेशा जो तन्हा जिसके साथ एंगल लिया है वो हमेशा अकेला रहेगा, अपना ओके। अकेला, और पराया साथ आ गया, है ना। दिस इज। अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। लेट अस सपोज मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं अभी, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई हैव माय डिफरेंट क्लास। लेट अस सपोज मैं एक सवाल करवाता हूं आपसे। इफ there are two forces acting at an angle 60 डिग्री, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है,
फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। एंगल 90 डिग्री। इन द थर्ड केस फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो है 120 डिग्री। तो अब तीनों ही केस में आपको रिजल्टेंट वेक्टर बताना है। जल्दी बोलो बेटा। R is equal to, come on. Yes, sir. F square plus 2F square plus F square plus F square plus F square 2F into 2F F cos 60 theta. डिग्री। cos 60 Yes, की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 1/2 या √3/2? सर cos रूट 1/2 ही है। cos 60 1/2। Yes, sir. फाइन। तो अभी क्या होगा कि ये cos 60 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। Yes, sir. होगा ना, 1/2 into 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 3f स्क्वायर हो 3f गया, तो square. √3f हो जाएगा। Yes, sir. वेरी गुड। अगेन यहाँ पे r इज इक्वल टू √f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, सॉरी 2f स्क्वायर इंटू cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0। तो ये पूरा टर्म खत्म हो गया, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर तो 2f. √2f। Yes, sir. ठीक, Yes, गुड। sir. r इज इक्वल टू √f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f इंटू cos 120 डिग्री। बेटा cos 120 की वैल्यू क्या होती है? जल्दी। सर cos 120 नहीं पता। cos 120 आपको नहीं पता? आपका क्या है, मैथ्स है या बायो है? सर बायो है। अच्छा ओके। देखिए ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये होता है 180 डिग्री। डिग्री और यहाँ पे होता है 360 डिग्री। ठीक है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है। ठीक, तो अगर मैं लिखूंगा cos 120 डिग्री, ठीक बेटा, तो cos 120 को क्या मैं लिख सकता हूं, cos 90 प्लस 30 डिग्री। बोलिए बेटा सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। हाँ, क्लास 10th में पढ़ा होगा ना मैथ्स कि cos 90 माइनस 30 इज sin 30। याद है तुमको? यस सर, यस सर। 90 माइनस करते थे, वहां पे माइनस वाला तुमको पता होगा, यहाँ पे प्लस वाला देखो। देखो बेटा प्लस वाले में क्या है कि देखो 90 कभी भी आएगा ना तो चेंज होगा, हमेशा चेंज होगा। तो cos 90 आया, cos 90 प्लस 30 आया तो चेंज होगा, चेंज होगा तो क्या होगा, cos चेंज इनटू sin। ठीक, और 30 डिग्री। लेकिन क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नेगेटिव, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये रहेगा पॉजिटिव। ठीक, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 1/2 एग्जैक्टली। ठीक, तो इसी सेम 2f स्क्वायर प्लस ये cos 120 और 2 कट जाएगा, तो 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, तो ये कितना होगा √3f। ठीक, यस सर। इसमें एक और, इसमें सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी इसके अंदर। cos 120 है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम गए तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos एक पॉजिटिव होता है, लेकिन ये cos 120 है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा। ठीक, तो ये -1/2 होगा, और यहाँ पे माइनस एफ स्क्वायर, यानी कि आएगा रूट ओनली एफ, नॉट रूट एफ, ओनली एफ। दिस इज द करेक्ट वन। ठीक,
तो अगर मैं लिखता cos 150 डिग्री, तो अब मैं क्या लिखता cos 90 प्लस 60 और वो होता माइनस साइन 60, और माइनस साइन 60 की वैल्यू माइनस रूट 3 अपॉन 2 एंड दैट वुड बी द करेक्ट माइनस रूट 3 अपॉन 2, दैट इज हाउ। ठीक, एनीवेज सो इसके और भी क्वेश्चंस। ट्रायंगल लॉ का प्रूफ आपको आता है? जी सर। वेरी गुड। तो ट्रायंगल अगर आपको प्रूफ आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करवा देंगे, और आपको फिर सीधा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यानी कि अच्छा उसके पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड देन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी कि एक क्लास में खत्म हो जाएगा ये। ओके सर। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे बच्चे। ठीक। ओके सर।